21,000 to 23 crore rupees. DLF achieved its highest ever annual sales booking. This is record breaking sales. ये DLF की अब तक की सेल में सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो कि 44% जंप ओवर फाइनेंशियल ईयर 24, ड्रिवन बाय अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लाइक द डहलियाज एंड प्रिवाना वेस्ट। और ये डहलियाज और प्रिवाना जैसे प्रोजेक्ट से पॉसिबल हुआ। इतनी बड़ी सक्सेस का क्या कारण है? ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट तो नहीं हो सकती। हम क्या सीख सकते हैं सक्सेस से? क्या इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है? इन सब क्वेश्चन को आंसर करेंगे। कंपनी सक्सेसफुल तो है, तो आज के इस वीडियो में DLF की केस स्टडी को और ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी जानेंगे इन सब बातों को। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बिजनेस थिंक चैनल। DLF यानी दिल्ली लैंड फाइनेंस, इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में। उस टाइम इंडिया नया आजाद हुआ था, लोग नए नए सपने को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। उस वक्त एक जवान जमींदार जिसका नाम चौधरी रघुवेंद्र सिंह, वो भी अपने सपने को सच करने के लिए बढ़े। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जमीन को इस तरह बनाया जाए, डेवलप किया जाए कि लोगों को अच्छा घर मिले जहां वो सब अपने परिवार के साथ खुश रह सके। तो उन्होंने शुरुआत की अपनी फैमिली की जमीन से। पर सिर्फ जमीन के होने से क्या होगा? उनके पास एक चैलेंज था, पैसे और रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन फिर भी हिम्मत और विजन उनमें इतनी थी कि उन्होंने अपनी जमीन को यूज करना शुरू किया और पहली रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाई, जो थी मॉडल टाउन। ये कॉलोनी सिर्फ एक मकान नहीं, एक सपना थी, नए भारत के लोगों के लिए सुख और सुविधा का सपना। जब लोगों ने उनके बनाए घर देखे तो डिमांड बढ़ने लगी। इसी वजह से DLF ने और भी कॉलोनीज बनाई, जैसे रजोड़ी गार्डन, साउथ एक्सटेंशन। हर प्रोजेक्ट के साथ उनका सपना और बड़ा होता गया। उस टाइम पे किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी कॉलोनीज बनाएगी। DLF ने सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, एक कल्चर डेवलप किया जिसमें प्लान रोड्स, पार्क्स, कम्युनिटी स्पेसेस और भी बहुत कुछ होता था, जिस वजह से लोग भी कनेक्ट होते गए। लेकिन 1957 में एक चेंज आया, जिसमें दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट पास हुआ, जिसके बाद प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लग गई। उस समय DLF को जबरदस्त झटका लगा। फिर जब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मुश्किल हो गया, तब DLF ने देखा गुड़गांव की तरफ। उस वक्त गुड़गांव मात्र एक छोटा सा गांव था, जहां सिर्फ खाली बंजर एरिया था, जहां नो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नो रोड्स, कुछ भी नथिंग। लेकिन उन्होंने सोचा आज गांव है, कल शहर बनेगा। यही लॉन्ग टर्म विजन DLF की सबसे बड़ी ताकत थी। फिर क्या, DLF ने रिस्क ही लिया ऑब्वियसली, और 90s 80s में मैसिव लैंड एक्वायर करना शुरू किया। जब रेट्स बहुत कम थे, उस टाइम कोई लैंड नहीं ले रहा था, DLF क्वाइटली लैंड बैंक बना रहा था। फिर उसे डेवलप किया। गुड़गांव का पहला टाउनशिप था DLF सिटी। जब 2000 में IT बूम आया और गुड़गांव की डिमांड बढ़ी, तब DLF के पास रेडी लैंड था। आज DLF साइबर सिटी और साइबर हब जैसे लैंडमार्क्स गुड़गांव को एक ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन बनाते हैं। ये सब शुरू हुआ एक विजन के साथ और रिस्क टेकिंग माइंडसेट के साथ। रिजल्ट हाई प्रॉफिट प्लस मार्जिन प्लस मार्केट लीडरशिप। अब बात करते हैं DLF की सक्सेस और कंट्रोवर्सीज की। 1990s और 2000 में DLF ने मैसिव एक्सपेंशन किया, मॉल्स, ऑफिसेज, हाउसिंग, सब कुछ। 2007 में DLF ने अपना IPO लॉन्च कर दिया और रेस किया 9,187 करोड़ रुपीस। तभी इंडिया का सबसे बड़ा IPO था। लेकिन इतना बड़ा नाम कंट्रोवर्सी से दूर कैसे रह सकता है? हरियाणा गवर्नमेंट के साथ लैंड डील्स, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील्स कंट्रोवर्सी, रेगुलेटरी केस फ्रॉम सेबी और CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। DLF पर मोनोपोली बनाने के एलिगेशंस भी लगे, लेकिन कंपनी ने हमेशा बोला कि वो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। 2020 के बाद से DLF अब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाता, वो ग्रीन बिल्डिंग्स, लग्जरी होम्स, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल रियल एस्टेट पर फोकस करता है। आज भी DLF इंडिया के टॉप डेवलपर्स में से एक है और गुड़गांव का स्काईलाइन उनकी पहचान बन चुका है। इनकी प्रॉपर्टीज कई और शहरों में भी है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल और ऑफिस स्पेसेस में DLF काफी आगे है। उनकी प्रोजेक्ट्स में लग्जरी अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस, टावर्स और टाउनशिप शामिल होता है। रियल एस्टेट मार्केट में DLF की ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब बात करते हैं उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी पे। कस्टमर ट्रस्ट, टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी एश्योरेंस ने DLF को कस्टमर के बीच रिलायबल बनाया। ब्रांड वैल्यू, DLF ने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रीमियम ब्रांडिंग दी जो बायर्स को अट्रैक्ट करता था। स्ट्रेटजिक लैंड एक्वाइजिशन, सही जगह पर जमीन खरीदकर उन्होंने वैल्यू बिल्ड किया। डिवर्सिफिकेशन, रेजिडेंशियल के साथ कमर्शियल और रिटेल सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया। तो ये थी उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी की कुछ पॉइंट्स। अब बात करते हैं उनके ओवरकम चैलेंजेस की। स्ट्रॉन्ग लीगल टीम,
लीगल प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट्स हायर करते थे। कस्टमर रिलेशंस, बायर्स की कंप्लेन को सीरियसली लिया और उनके लिए सॉल्यूशंस लाए। फिनेंशियल मैनेजमेंट, फंड्स को डिवर्सिफाई किया और मार्केट चेंज को ध्यान में रखा। ये थी उनकी कुछ ओवरकम चैलेंजेस। अब लेसन फ्रॉम DLF केस स्टडीज। विजन और प्लानिंग, लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है। कस्टमर सेंट्रिसिटी, क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी से ट्रस्ट बिल्ड होता है। एडेप्टेबिलिटी, मार्केट और रेगुलेटरी चेंज के साथ अडेप्ट करना चाहिए। इनोवेशन, नए ट्रेंड्स को अपना कर आगे बढ़ना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, हर चैलेंज को स्ट्रेटजी से फेस करना चाहिए। तो ये थी कुछ सीखने के लिए बातें उनके केस स्टडी से। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्पफुल और कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर आपको और ऐसे डिटेल्स बिजनेस स्टोरीज चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने ओपिनियंस भी जरूर बताएं। So see you in the next video. Till the time, and you go make yourself better.